हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर देखेंगे जो होगा अभिक्रिया के वेग से। और इस चैप्टर से लगभग आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 7 से 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो लगभग 7-8 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, और आप लोग क्वेश्चन बैंक में भी देख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सब क्वेश्चन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रिया का औसत वेग यहाँ डर दिया है, इसका मतलब क्या है या किसे कहते हैं। इस तरह आप लोग के प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है, किसे कहते हैं, या अभिक्रिया के औसत वेग से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, निश्चित समय अंतराल के बाद सांद्रता में हुए परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। या इसका एक और डिफिनीशन लिख सकते हैं, इकाई समय में पदार्थों की सांद्रता में हुए परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। यानी किसी भी मिश्रण या विलयन का जो प्रतिशत सांद्रता निकाला जाता है, परसेंटेज जो निकाला जाता है, उसी को सांद्रता कहते हैं। तो इसका दो डिफिनीशन आप लोग लिख सकते हैं, निश्चित समय अंतराल के बाद सांद्रण में हुए परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं, या इकाई समय अंतराल में पदार्थों की सांद्रता में हुए परिवर्तन को औसत वेग कहते हैं। इसको इस तरह डिनोट किया जा सकता है, यानी कि R dA/dt। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। यह जो अभिक्रिया का वेग जो चैप्टर है, इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का भी सूत्र लगाया जाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे dx/dx, या इस तरह sin x/dx, इस तरह पढ़े होंगे। तो इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का भी प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, अभिक्रिया का तत्कालीन वेग क्या होता है। यानी वेग का मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने में जो टाइम लगता है उसी को क्या कहता है, वेग कहा जाता है। यानी कि किस चाल से या किस वेग से यह जो रिएक्शन है वह पूरा हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, अभिक्रिया का तत्कालीन वेग क्या होता है। तो किसी निश्चित समय पर अभिक्रिया के वास्तविक वेग को अभिक्रिया का तत्कालीन वेग कहा जाता है। यानी किसी भी रिएक्शन को पूरा होने में जो समय लगता है, जो उसका वेग होता है वास्तविक, उसी को क्या कहता है, तत्कालीन वेग कहा जाता है। तत्कालीन वेग बराबर ये भी लिख सकते हैं, तत्कालीन वेग बराबर होता है +-ΔC/ΔT। लिमिट ΔT बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिक्रिया की कोटि क्या होता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को जो सूत्र के सहायता से व्यक्त किया जाता है और उसके ऊपर जो घात होता है, यानी कि जो पावर होता है, उसी को क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। जैसे डिफिनीशन आप लिख सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के घातों का योग अभिक्रिया का कोटि कहलाता है। जैसे रेट यहाँ लिख दिए हैं, रेट K बराबर A/m है और B/n है। जो तत्कालीन वेग हम निकालेंगे तो जो m और n है, जो पावर या इसका पावर है, जैसे कि हो गया कि 2/10 है, तो 2 का पावर क्या है, 10 है। उसी तरह A के पावर m है और B के पावर n है। तो तत्कालीन जब वेग निकालेंगे अभिक्रिया की कोटि का, तो दोनों को m + n यानी कि जोड़ देंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों के घातों का योग अभिक्रिया क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसका वेग सांद्रण चर पद पर निर्भर करता है, यानी कि जो चर पद होता है उस पर निर्भर करता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एक चर होता है और एक क्या होता है, अचर होता है। अचर मतलब नहीं बदलता है और चर मतलब क्या होता है, बदलता है। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जा सकता है, K बराबर 2.303/T log 10 या A/T
A माइनस एक्स। इस तरह भी पूछा जा सकता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो लास्ट फार्मूला होता है या जो लास्ट वैल्यू निकलता है वह कितना होता है, तो इसको आप याद रख सकते हैं या ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं या शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है। तो वह अभिक्रिया जिसका वेग अधिकारक पदार्थों की सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि पदार्थ का जो अधिकारक होता है पदार्थ उसके सांद्रण पर क्या करता है, निर्भर नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यानी के बराबर लिख सकते हैं मोड ए जीरो माइनस मोड ए बाई टी, यह इसका फार्मूला होता है। क्योंकि फिजिक्स जो है लगभग 50% मैथ पर ही डिपेंड होता है और उसमें कैलकुलेशन करना ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल क्या है। यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल क्या है। तो किसी अभिक्रिया को पूरा होने में, कोई भी रिएक्शन है, कोई भी अभिक्रिया है, उसको पूरा होने में जितना समय लगता है उसके जो 50% यानी कि आधा जब हो जाएगा तो उसको अर्ध आयुकाल कहेंगे। यानी कि आधा जब हो जाएगा तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग 50% का मतलब आधा पूरा होने में लगा समय उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाता है। यानी जो रिएक्शन आधा हो जाएगा तो उसको अर्ध आयुकाल कहते हैं, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड। तो यहाँ लिख दिए हैं T/2, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड बराबर होता है 0.693/K। यह भी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सक्रिय ऊर्जा क्या है। तो ऊर्जा की वह मात्रा जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अभिकारकों के अणुओं को क्रिया करने योग्य दी जाती हैं उसे क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। यानी किसी भी रिएक्शन में जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। और जो नया प्रोडक्ट बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। जैसे मान लीजिए H2 + O2 को रिएक्शन कराते हैं तो H2O बनता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा, और जो नया प्रोडक्ट बना है उसको प्रतिफल कहा जाता है। तो यही है कि ऊर्जा की वह मात्रा जो देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले अभिकारकों के अणुओं की क्रिया करने योग्य दी जाती है उसे सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। या एक और इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं कि अभिकारकों से मध्यवर्ती के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहा जाता है। आगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो क्वेश्चन बता दिए हैं, दोबारा रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेग स्थिरांक क्या है। वेग स्थिरांक यह भी 2 नंबर में पूछा जाता है और ये वाला जो है ये सब ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है। वेग स्थिरांक अभिक्रिया का वह वेग है जब अभिकारकों का सांद्रण इकाई हो जाए, वेग स्थिरांक कहलाता है। जो अभिकारक होता है उसका सांद्रण क्या हो जाए, इकाई हो जाए, उसे वेग स्थिरांक कहलाता है। ये वाला है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है, तो S इन्वर्स होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है, तो मोल इन्वर्स S इन्वर्स होता है। और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होता है, तो L मोल इन्वर्स और S इन्वर्स होता है, यानी कि समय इन्वर्स होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया के आणविकता से आप क्या समझते हैं। अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की कुल अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाता है। या एक और डिफिनीशन आप लिख सकते हैं, अभिक्रिया की आणविकता शून्य अथवा भिन्नात्मक नहीं हो सकती। यानी कि अभिक्रिया के जो आणविकता होता है वह कभी भी शून्य और अलग यानी कि भिन्नात्मक नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं, लास्टिंग क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में क्या अंतर है। अभिक्रिया के आणविकता और कोटि में क्या अंतर है। तो
जब भी अंतर लिखा जाता है इसी तरह लिखा जाता है। एक तरफ हम आणविकता लिख देंगे और दूसरी तरफ कोटि लिख देंगे। पहला इसका अंतर हम लिख सकते हैं कि अभिक्रिया के आणविक शून्य नहीं हो सकती हैं, यानी कि अभिक्रिया का जो भी आणविक होता है वह शून्य नहीं हो सकता, और कोटि जो होता है अभिक्रिया की कोटि वह शून्य हो सकती हैं। अभिक्रिया की आणविकता पूर्णांक के रूप में होता है, यानी जब भी होगा वह पूर्णांक के रूप में होगा, यानी कि दशमलव में नहीं हो सकता या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। जब भी होगा क्या होगा, पूर्णांक के रूप में होगा। और अभिक्रिया की जो कोटि होती है पूर्णांक अथवा भिन्नात्मक रूप में भी हो सकता है, यानी कि फ्रैक्शन या दशमलव में भी हो सकता है। अभिक्रिया के आणविकता, तीसरा अंतर है अभिक्रिया के आणविकता अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारकों पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि दर को जो प्रभावित करने वाला कारक होता है उस पर निर्भर या नहीं करता है। और इसमें तीसरा अंतर होगा अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारकों पर भी निर्भर करता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन देखे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए और बार बार देखते रहिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।